नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर 3 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये आज चौथा वीडियो है। पहले हमने डिस्कस किए थे सारे एजेस एक वीडियो में। एक वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पर बात की थी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर, और जिसमें हमने वियोवुल्फ को डिस्कस किया था। और एजेस पर हमने एक तरीके से 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें कि जो लास्ट वाला वीडियो था इसमें सारे एजेस हमने डिस्कस किए थे और मेन ऑथर्स की भी बात की थी कि हर एज में कौन कौन से मुख्य राइटर हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अब हम एज वाइज शुरू करते हैं। तो जिसमें से ओल्ड इंग्लिश आप पढ़ चुके हैं, अब आता है एज ऑफ चौसर। जो एक्चुअल स्टडी शुरू होती है इंग्लिश लिटरेचर की, वो चौसर से ही शुरू होती है। हालांकि जो फॉर्मेशन पीरियड है, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं और हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सिलेबस में जहाँ तक होता है, चाहे वो बीए का सिलेबस हो, एमए का सिलेबस हो, या फिर कम्पिटिटिव लिटरेचर का सिलेबस हो, वो सभी चौसर से शुरू होते हैं। तो आज हम एज ऑफ चौसर डिस्कस करते हैं। इसको 14th सेंचुरी कहा जाएगा, तो क्योंकि चौसर है 14th सेंचुरी को बिलोंग करता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस साल वो पैदा हुआ, 1340 में वो पैदा हुआ और 1400 में उसकी मृत्यु हुई, तो ये उसका टाइम पीरियड है। अक्सर जो सवाल आता है इस एज पर, ये 2 तरीके से आते हैं। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, यानी क्या मुख्य विशेषताएं हैं ऑफ द एज ऑफ चौसर, चौसर के काल का, चौसर के युग की। या फिर द एज ऑफ चौसर इज मेडिवल एज वेल एज मॉडर्न। तो चौसर का जो एज है, चौसर का जो युग है, वो मध्यकालीन भी है और आधुनिक भी है। इसको डिस्कस कीजिए। तो आपको बताना होगा कि कैसे इसमें कुछ फीचर्स मेडिवल पीरियड की हैं और कुछ फीचर्स इसमें मॉडर्न पीरियड की हैं। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर, या फिर द एज ऑफ चौसर एज मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। अनरेस्ट मतलब कि बेचैनी, और ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन। तो चौसर का जो युग है, ये एक बेचैनी का युग है, एक परिवर्तन का युग है। द एज ऑफ चौसर वॉज मेडिवल। चौसर का जो युग था वो मध्यकालीन था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द एज ऑफ शिवेलरी, वॉर, लव एंड रिलीजन। क्योंकि इट वॉज द एज, ये युग था, ऑफ शिवेलरी। शिवेलरी यानी कि जो वीरता होती है उसको शिवेलरी कहते हैं। वॉर युद्ध, लव प्रेम, एंड रिलीजन और धर्म, ये चीज़ें प्रधान थीं मध्य युग में। और हम देखते हैं कि चौसर के टाइम में भी ये सारी थीम्स, ये सारी चीज़ें विद्यमान थीं। तो इसलिए ये मेडिवल है ये युग एक तरीके से। इट वॉज एट द सेम टाइम, यानी इट वॉज ये था एट द सेम टाइम, मतलब साथ ही, एट द सेम अ मॉडर्न एज, एक आधुनिक युग। बिकॉज क्योंकि द ओल्ड इंस्टीट्यूशन, पुरानी जो इंस्टीट्यूशंस थीं, जो संस्थाएं थीं, ऑफ वॉर, लव एंड रिलीजन, युद्ध, प्यार और धर्म, वर अंडर कॉन्स्टेंट अटैक। वो थीं, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, अटैक आक्रमण उन पर हो रहे थे, फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, अलग अलग दिशाओं से। चौसर्स एज वॉज, चौसर का युग था, बोथ, दोनों ही, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी मध्यकालीन भी था और वो आधुनिक कालीन भी था। इन द सेंस, इस अर्थ में, दैट के द मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, मध्यकालीन जो संस्थाएं थीं, लाइक अरिस्टोक्रेसी, जैसे कि अरिस्टोक्रेसी जो उच्च वर्ग होता है, नोबिलिटी ये भी उच्च वर्ग होता है, एंड द चर्च, और जो चर्च है, शोड दिखा रहे थे, साइंस लक्षण ऑफ डिक्लाइन, पतन के, एंड डिकेडेंस, और इसका मतलब भी खत्म होना, विनाश होना। तो इन सब चीज़ों का, एरिस्टोक्रेसी का, नोबिलिटी का, सामंतशाही का, इन और चर्च, ये सब पतन की ओर थे। यानी आप देखेंगे कि मध्यकाल में ये चीज़ें डोमिनेंट थीं। तो जो चीज़ें मध्यकाल में डोमिनेंट थीं, वो मॉडर्न एज में उनका पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है।
एरिस्टोक्रेसी वॉज रेवेज्ड, जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि सामंतशाही थी, वॉज रेवेज्ड वो मतलब विनाश की ओर थी, बाय लॉन्ग वॉर्स, लंबे युद्धों की वजह से, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। आपको पता है इंग्लैंड का प्राचीन काल में फ्रांस से बहुत दुश्मनी रही है, लगातार युद्ध होते रहे हैं, एक बार तो 100 साल तक लगातार युद्ध चलता रहा इनका, उसको 100 years वॉर कहा जाता है। तो अब युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी देश के लिए बर्बादी ही होती है उसमें संसाधनों की। तो यही इंग्लैंड का हाल था, वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी वॉज रेवेज्ड यानी एरिस्टोक्रेसी बर्बाद हो चुकी थी, बाय लॉन्ग वॉर्स, लंबे युद्धों के द्वारा, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। नोबिलिटी यानी कि उच्च वर्ग वॉज चैलेंज्ड, उसको चैलेंज दिया जा रहा था, उसको चेतावनी दी जा रही थी बाय पीजेंट्स, किसानों के द्वारा। तो मध्यकाल में तो जो उच्च वर्ग था या फिर जो जमींदार वर्ग था उसने किसानों का बहुत शोषण किया, उन पर तानाशाही की, लेकिन अब किसान जागरूक होने लगे और वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे और वो चैलेंज करने लगे उच्च वर्ग को, जमींदार वर्ग को। तो पीजेंट्स किसान होते हैं, तो किसानों के द्वारा इनको चुनौती दी जाने लगी। द चर्च वॉज अटैक्ड, चर्च पर आक्रमण किया जा रहा था, बाय द प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जिन्होंने धर्म में सुधार किया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में सुधार किया, लाइक लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ। तो ये जो सुधारक थे लैंगलैंड और वाइक्लिफ, इनके सुपरविज़न में, इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में लोग चर्च पर अटैक करने लगे। चर्च की जो रूढ़ियाँ थीं, प्राचीन विचारधाराएं थीं और जो उसका डोमिनेंस था लोगों पर, या फिर आपके ये अंधविश्वास जो थे जो कि थोप रखे थे आम लोगों पर, उन सब का विरोध किया जाने लगा लोगों के द्वारा, और जिसकी की लीडरशिप की लैंगलैंड और वाइक्लिफ ने। दस इस प्रकार चौसर्स एज, चौसर का युग, वॉज था, इसेंशियली आवश्यक रूप से, एन एज एक युग, ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक, अनरेस्ट बेचैनी का, एंड ट्रांजिशन और परिवर्तन का। तो ये जो हेडिंग है इसको आप और बढ़ा सकते हैं, और चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पीजेंट्स की जो बात हुई है, जैसे चैलेंज बाय पीजेंट्स, तो आप पीजेंट्स रिवोल्ट को और यहाँ पर इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, और थोड़ा मान लीजिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ऐसे टाइप क्वेश्चन में, और अगर मान लीजिए आप पीजी लेवल पर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा और इसे बढ़ाकर लिखना होगा, ये डिटेल में बताने होंगे पीजेंट्स रिवोल्ट कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी, और चर्च किस तरीके से डोमिनेंट था मध्यकाल में, और किस तरीके से इसको चैलेंज किया गया मॉडर्न एज में या फिर चौसर के एज में, तो यहाँ आप थोड़ा और इसको डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द एज, यानी इस युग की राजनीतिक स्थिति क्या थी। द एज ऑफ चौसर, चौसर का युग, कवर्स यानी कवर करता है, घेरता है, अ वेरी वास्ट पॉलिटिकल एरेना, एक बहुत विस्तृत राजनीतिक क्षेत्र। चौसर वॉज बॉर्न, चौसर पैदा हुआ था, इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में, रेन माने शासनकाल, ऑफ एडवर्ड थर्ड, ये आपको नोट करने होंगे। चौसर पर अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये वाला फैक्ट पूछ लिया जाता है कि चौसर किन 3 राजाओं के शासनकाल में जीवित रहा। चौसर के जीवन काल में इंग्लैंड की गद्दी पर 3 लोग बैठे, है ना, तो उन 3 राजाओं के नाम आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, 4 राजाओं के नाम दे दिए जाएंगे, और फिर आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा वो राजा है जो कि चौसर के जीवन काल का नहीं है। तो आप इन तीनों को अच्छे से मार्क कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। तो चौसर वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, चौसर जब पैदा हुआ था तब एडवर्ड थर्ड का राज था। ही लिव्ड, वो रहा, थ्रू द एज ऑफ रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड सेकेंड के युग के दौरान।
ही डाइड, उसकी मृत्यु हुई, द ईयर आफ्टर, यानी उस साल हेनरी फोर्थ एसेंडेड, हेनरी फोर्थ एसेंडेड मतलब कि गद्दी पर बैठा, उसके आफ्टर दिया हुआ है ना, तो उसके बाद वाले साल में उसकी मृत्यु हुई, एसेंडेड द थ्रोन यानी गद्दी पर बैठा। दस इस प्रकार चौसर्स लाइफ, चौसर किया जो जीवन है, कवर्स वो घेरता है, अ पीरियड एक अवधि, ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस, रैपिड मीन्स जो शीघ्रता से हुए एक के बाद एक, पॉलिटिकल राजनीतिक चेंजेस परिवर्तन। एडवर्ड्स रेन, एडवर्ड का शासनकाल, वॉस था, द मिड समर यानी आप इसको मध्य गर्मी का सीजन कह सकते हैं, ऑफ इंग्लिश सिविली, अंग्रेजी जो वीरता का काल है, वीरगाथा काल आप इसको कह सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट की जो भावना थी, जो दरबार की भावना थी, वॉज दैट ऑफ द रोमांटिक रियलिज्म, वो थी रोमांटिक रियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म, आदर्शवाद की। चौसर्स एज, चौसर का जो युग है, वॉज था, द पीरियड यानी अवधि, ऑफ सक्सेसिव वॉर्स, लगातार, सक्सेसिव माने लगातार होने वाले युद्धों का, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, पॉलिटिकल ट्रबल्स राजनीतिक परेशानियां, ग्रू बढ़ी, ड्यू टू रिचर्ड्स, ड्यू टू मतलब कारण, किसके कारण, रिचर्ड्स, रिचर्ड के अनवाइज यानी मूर्खतापूर्ण, एंड डेस्पोटिक और तानाशाही रूल, शासन की वजह से, यानी वो अनवाइज बुद्धिमानीपूर्ण नहीं था उसका जो शासनकाल था, और डेस्पोटिक था यानी तानाशाही था। और इस पर एक बहुत अच्छा ड्रामा भी लिखा है, विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है रिचर्ड सेकंड नाम से, हेनरी फोर्थ पर भी है। देयर वॉज एन एंडलेस कन्फ्यूजन यानी देयर वॉज वहाँ था मतलब कि उस युग में था, एन एंडलेस मतलब कि असीमित, कन्फ्यूजन बेचैनी, परेशानी, घबराहट, ड्यू टू द कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, ड्यू टू की वजह से, द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हो गया, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, तो संवैधानिक संघर्ष की वजह से, बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, तो संघर्ष किसके बीच में था, राजा और उसकी प्रजा के बीच में जो संघर्ष था, उसकी वजह से हर ओर कन्फ्यूजन फैला हुआ था, हर ओर गहमा गहमी फैली हुई थी। नेक्स्ट, मिजरीज ऑफ मासेस एंड द ब्लैक डेथ, मिजरीज यानी कि कष्ट, ऑफ मासेस जनता के, एंड द ब्लैक डेथ, और ये एक तरीके का प्लेग था जो उस वक्त फैलता था, उसको ब्लैक डेथ कहते थे। पूरे शरीर पर फोड़े निकले आते थे लोगों के, और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी इसमें, और बड़ी छूत की बीमारी थी, एक को हो गई घर में तो फिर सबको हो जाती थी। ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, द प्रोलॉन्ग्ड वॉर लंबे युद्धों की वजह से, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। और मैंने बताया था कि जब भी युद्ध होते हैं तो फिर बर्बादी होती है संसाधनों की, और धन की बर्बादी होगी तो वो धन कहाँ से वसूला जाएगा, जनता से वसूला जाएगा। तो क्या हुआ, हैवी टैक्सेस, बहुत भारी कर, वर इम्पोज्ड थोप दिए गए, ऑन द इंग्लिश पीजेंट्स यानी इंग्लैंड के किसानों पर। कोई मतलब ये जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं प्राचीन काल में, ज़्यादातर कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं रही हैं, जैसे भारत में भी जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो कृषि था, तो वही इंग्लैंड में भी किसानों पर भारी कर लाद दी गई। भारत में भी तो ऐसा होता था कि किसानों की उपज का कोई 1/4 लेता था कोई राजा, कोई फिर 1/3 लेता था, कोई कोई राजा तो इतना अत्याचारी हो जाता था कि आधा ले लेता था। किसान बेचारे साल भर मेहनत करते थे और आधा उनका अनाज टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तो यही वहाँ भी हुआ इंग्लैंड में कि किसानों पर भारी कर लाद दिए गए। देयर मिजरीज, उनके कष्ट, वर मल्टीप्लाइड, वो बढ़ते गए, बाय फेमाइन,
यानी भुखमरी के द्वारा। ये फेमाइन्स जो भुखमरी है या इसको दुर्भिक्ष कहते हैं, तो भारत में भी बहुत आया करती थी आज़ादी से पहले। तो कितने लोग मर जाया करते थे दुर्भिक्ष की वजह से, फेमाइन्स की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही आती थी, सभी सारी दुनिया में यही हाल था। और इंग्लैंड में भी, जो आज के बहुत प्रॉस्पेरस है, खासकर हम लोगों को लूटने के बाद, तो वहाँ भी भुखमरी फैला करती थी, फेमाइन्स आया करती। तो इस एज में क्या था कि देयर मिजरीज वर मल्टीप्लाइड, उनकी जो कष्ट थे वो बढ़ते गए 14वीं शताब्दी में बाय फेमाइन, यानी दुर्भिक्ष के द्वारा, भुखमरी के द्वारा, फॉलोड बाय प्लेग, जिसके बाद फिर प्लेग और आ गया। इन 1348-49 यानी 1348-49 में केम द ऑफुल एपिडेमिक आई। द ऑफुल मीन्स भयानक, एपिडेमिक महामारी, कॉल्ड जिसका के नाम था द ब्लैक डेथ यानी काली मौत। तो ये आप डेट मार्क कर सकते हैं कि 1348-49 में ये बीमारी फैली। हालांकि ये कई बार आई वहाँ पर इंग्लैंड में, लेकिन 1348-49 में काफ़ी भयानक थी। इट स्वेप्ट अवे, इसने समाप्त कर दिया मोर देन अ 1/3, 1/3 से भी ज़्यादा ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या के, यानी जितनी जनसंख्या थी उसका 1/3 लोग इससे मर गए। अभी भी कोविड-19 में बहुत सारे लोग मरे हैं यूरोप में, लेकिन क्योंकि अभी तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने लोगों को नहीं मरने दिया जाता, बचा लिया जाता है। लेकिन उस वक्त तो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी नहीं, ये सारी दवाइयाँ, ये सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, मेडिकल साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था। तो 1/3 लोग इंग्लैंड के ब्लैक डेथ से मारे गए। अब नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स। रिवोल्ट माने विद्रोह, ऑफ पीजेंट्स किसानों का। जब आप इतने कर थोप देंगे, पैदावार खेत में हो नहीं रही है, भुखमरी पहले फैली हुई है, उधर ब्लैक डेथ आई हुई है, और ऊपर से आप कर थोप देंगे तो क्या होगा? विद्रोह तो होगा ही होगा ना। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, हैवी बर्डन भारी बोझ के, ऑफ टैक्सेस करों के, एंड डिमांड ऑफ हाई वेजेस और डिमांड मांग ऑफ हाई वेजेस ऊंची मजदूरी की, बाय लेबरर्स मजदूरों के द्वारा, पीजेंट्री वॉज स्टर्ड, पीजेंट्री यानी किसान लोग, वर स्टर्ड वो एकदम से उत्तेजित हो गए। अ मार्च इन लंदन, एक मार्च निकाला गया इन लंदन, लंदन में, वॉज स्टेज्ड निकाला गया बाय पीजेंट्स किसानों के द्वारा। रिचर्ड सेकंड प्रोमिस्ड, रिचर्ड सेकंड ने वादा किया, टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, रिड्रेस मतलब कि दूर करना, निवारण करना, देयर ग्रीवेंसेस उनकी शिकायतों को दूर करने का वादा किया। एंड इंट्रोड्यूस्ड और वो लेकर आया, लैंड रिफॉर्म्स भूमि सुधार, उसने का सुधार किए। द रिवोल्ट गेव अ न्यू इम्पिटस, द रिवोल्ट इस क्रांति ने, इस विद्रोह ने, गेव दिया, अ न्यू इम्पिटस एक नई शक्ति, एक नया उत्साह, टू द वर्किंग क्लास कामगार वर्ग को, इन द कंट्री देश में। नेक्स्ट, करप्शन इन द चर्च। ये पीजेंट्स रिवोल्ट की डेट नहीं दी हुई थी बुक में, तो मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ? पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ 1381 में। नोट कर लीजिए अपनी बुक पर या अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। अब देखते हैं करप्शन इन द चर्च, यानी चर्च में जो भ्रष्टाचार था। द चर्च विच वॉज अ फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल बॉडी, चर्च विच वॉज जो कि था, अ फॉरमोस्ट एक सबसे आगे रहने वाला, फॉरमोस्ट होता है जो अगुआ होता है, सबसे आगे रहने वाला, स्पिरिचुअल बॉडी यानी आध्यात्मिक संस्था, वॉज लूजिंग वो खो रहा था, इट्स ग्लोरी अपनी शान को, अपने वैभव को,
ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से, करप्शन, भ्रष्टाचार की वजह से। और वो भ्रष्टाचार कहाँ था, एमंग द ऑफिस बियरर्स, यानी एमंग माने मध्य, ऑफिस बियरर्स जो पदाधिकारी थे। इट्स इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, इट्स, इसका, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक, इन्फ्लुएंस प्रभाव, वॉज बिगिनिंग शुरू हो रहा था, टू डिक्लाइन पतन होना, खत्म होना, पतन होना शुरू हो रहा था, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से, एरोगेंस एंड लैक्सिटी। एरोगेंस होता है घमंड और लैक्सिटी होती है ढीलापन या फिर आलस ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी जो पुजारी होते हैं उनके करप्शन की वजह से, उनके घमंड की वजह से और उनके आलस्य की वजह से, या फिर कहिए कि उनके बुरे आचरण की वजह से, उनके बुरे व्यवहार की वजह से। द ऑफिशियल्स जो अफसर लोग थे, अफसर मतलब कि जो पदाधिकारी थे, जो धार्मिक अधिकारी थे, मठाधिकारी होते हैं या चर्च के जो अधिकारी होते हैं, वो लोग हीप्ड अप, उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, बटोर के रख ली थी वेल्थ, धन, एंड लिव्ड और रहते थे, इन अ गॉडलेस, एक गॉडलेस, जहाँ मतलब थे, तो देखिए ये कितनी आयरनिकल बात है कि वो थे तो धार्मिक लोग, चर्च के लोग, लेकिन उनके जीवन में कहीं भी ईश्वर नहीं था, तो वो रहते थे इन अ गॉडलेस बट गोल्डफुल वर्ल्ड। तो गॉडलेस जहाँ के ईश्वर नहीं है, बट गोल्डफुल, लेकिन सोना खूब भरा हुआ था वर्ल्ड, संसार। तो वो एक ऐसे संसार में रहते थे, उन्होंने अपने लिए एक ऐसा संसार बसाया हुआ था जहाँ ईश्वर नहीं था लेकिन गोल्ड था, सोना खूब था। द फ्रायर्स वर नोटोरियस। फ्रायर्स मतलब कि वही जो धार्मिक लोग हैं या धर्माधिकारी हैं या फिर उनको साधु संत कहिए आप, वह नोटोरियस, नोटोरियस जो कोई बुरे काम के लिए फेमस होता है उसको नोटोरियस कहते हैं। तो फेमस यानी कि प्रसिद्ध और नोटोरियस यानी कि कुख्यात। फेमस विख्यात होता है तो वो अच्छे काम के लिए होता है, नोटोरियस कुख्यात होता है बुरे काम के लिए। तो जो फ्रायर्स थे, जो धार्मिक अधिकारी थे, वर नोटोरियस, वो कुख्यात थे, फॉर देयर ग्रीड, अपने लालच के लिए, एंड प्रोफ्लिगेसी, प्रोफ्लिगेसी यानी फिजूल खर्ची के लिए, पहले तो लूटते थे लोगों से, फिर उस धन को अपने विलासिता में उड़ाते थे, तो अपने विलासिता के लिए वो कुख्यात थे। द मंक्स, और जो मंक वही मठाधिकारी होते हैं, साधु अंतिम जो होते हैं क्रिश्चियनिटी के, एंड पार्डनर्स, पार्डन माने माफ़ करना, और पार्डनर्स वो लोग जो कि पैसे लेके लोगों को उनके पापों से मुक्त करते हैं। अगर आपने कोई पाप कर दिया तो आप पार्टनर के पास जाइए, उसको पैसे दीजिए और वो आपको पैसे लेकर पाप से मुक्त कर देगा। तो वो पार्टनर्स हुआ करते थे। वह क्लेवर, वो बड़े चालाक थे, एंड प्लेजर सीकिंग, और बड़े, प्लेजर मीन्स आनंद, सीकिंग तलाश करने वाले, तो वही हुए विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले। तो वो बड़े विलासी थे, बड़े चालाक थे, लोगों को लूटते थे, धर्म का भय दिखाते थे। वैसे भी जो धर्म हैं मुख्यतः वो भय पर आधारित है, हम डरते हैं इसीलिए इन चीज़ों में विश्वास भी करते हैं। तो ये जो धर्माधिकारी होते थे ये लोगों को और डराते थे कि अगर ये नहीं करोगे आप, यहाँ जैसे पैसे नहीं चढ़ाओगे चर्च में, तो ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाएगा, और ये देखो ये जो ब्लैक डेथ फैली हुई है, ये जो महामारी फैली हुई है, ये इसी वजह से है कि तुम लोग ईश्वर को पैसा नहीं देते हो, ईश्वर के यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो। तो लोगों को ऐसे डराते थे और उनसे ज़बरदस्ती पैसे चढ़वाते थे, चढ़ावा उनसे लेते थे और फिर उस पैसे से खुद विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। नेक्स्ट है चैलेंज टू द कैथोलिक चर्च, यानी यहाँ चुनौती दी गई, चैलेंज माने चुनौती, टू द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च को। आपने पढ़ा होगा कि क्रिश्चियनिटी दो भागों में बटी हुई है,
रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो जो कैथोलिक चर्च था उसको चुनौती दी गई ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से, किसकी वजह से? करप्शन यानी भ्रष्टाचार, एंड ग्रीड और लालच की वजह से द कैथोलिक चर्च बिकेम, कैथोलिक चर्च बन गया द टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड अटैक। द टारगेट मतलब के लक्ष्य, ऑफ क्रिटिसिज्म आलोचना का, एंड अटैक और आक्रमण का। चौसर हिमसेल्फ, खुद चौसर ने गेव दी है अ विविड पिक्चर, एक सजीव तस्वीर ऑफ द करप्ट चर्च, भ्रष्ट चर्च की, इन हिज प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, अपने प्रोलॉग, कैंटरबरी टेल्स उसकी एक रचना है, उसका एक प्रोलॉग उसने लिखा है जिसको मैं आगे चल के पढ़ाऊँगी भी। तो उस प्रोलॉग में इसने, चौसर ने एक बड़ी सजीव तस्वीर दिखाई है चर्च के करप्शन की। जॉन वाइक्लिफ चैलेंज्ड, जॉन वाइक्लिफ ने चुनौती दी द ऑथोरिटी मीन्स शक्ति को, ताकत को, ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च की, एंड रिवाइव्ड और उसने मतलब पुनर्जीवित किया द स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी, आध्यात्मिक ईसाइयत को, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, द राइज मतलब कि उठान या प्रादुर्भाव या पैदा होना, ऑफ ह्यूमनिज्म मानवतावाद का। मानवतावाद क्या होता है? जहाँ मनुष्य की शक्तियों में विश्वास किया जाता है, यानी मनुष्य आत्मनिर्भर है, मनुष्य कुछ कर सकता है, मनुष्य अपने आप में पावरफुल है। इससे पहले मेडिवल एजेस में क्या माना जाता था कि मनुष्य अपने भाग्य पर डिपेंडेंट है, मतलब भाग्य जो चाहेगा वो ही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो भी है ईश्वर है या फिर धर्म है या फिर भाग्य है, जो ईश्वर ने लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा, मनुष्य के हाथ में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा माना जाता था मेडिवल पीरियड में। लेकिन इस युग में 14वीं शताब्दी में उदय हुआ ह्यूमनिज्म का, यानी कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भाग्य के ही हाथ में हो या ईश्वर के ही हाथ में हो या धर्म के ही हाथ में हो। मनुष्य के पास भी ताकत है अपने भाग्य को लिखने की, अपने भाग्य को बदलने की, वो बहुत पावरफुल है, वो पता लगा सकता है। जैसे कि कुछ दिनों बाद गैलीलियो गैलीली ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उसने ये बताया कि भाई सूर्य नहीं घूम रहा है, धरती घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो इस प्रकार की जो बातें हुई, इस प्रकार की जो खोज हुई, इनसे मनुष्य की जो ताकत थी वो एस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ राइज शुरू हुआ ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद का उदय हुआ। देयर वॉज, वहाँ पर था, मतलब कि 14th सेंचुरी में था, अनदर मूवमेंट, एक और आंदोलन, इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में, एंड दिस केम, और ये आया, फ्रॉम द न्यू लर्निंग, नई शिक्षा से, द स्पिरिट, भावना, ऑफ न्यू लर्निंग, नई शिक्षा की, एंड मॉरल आइडियाज, और नैतिक विचारों की, केम, आई, फ्रॉम इटली, इटली से, ग्रीस, यूनान से, एंड रोम, और रोम से। दोज, वो, हु ड्रू इंस्पिरेशन, जिन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, फ्रॉम दीज सेंटर्स, इन केंद्रों से, ऑफ कल्चर, संस्कृति के, आर्ट, कला के, एंड लिटरेचर, और साहित्य के, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू लिबरेट, आज़ाद करने की, देमसेल्व्स, अपने आप को, फ्रॉम द चर्च, चर्च से। द लीडर्स, नेता, ऑफ दिस ग्रेट रिवाइवल, इस महान रिवाइवल के, इस महान आंदोलन के, वर थे टू इटालियन राइटर्स, दो इटालियन लेखक, नेम्ड, जिनके नाम थे पेट्रार्च एंड बोकेशियो। तो पेट्रार्च से तो आप परिचित होंगे, आप सोनेट पढ़ चुके हैं। और बोकेशियो की एक बुक बहुत फेमस है, डेकामेरून, उसमें कहानियाँ हैं। तो
इन लेखकों को का बहुत बड़ा योगदान है ह्यूमनिज्म को स्थापित करने में। इट वॉज थ्रू देयर वर्क, यानी थ्रू मीन्स माध्यम से, देयर वर्क उनके काम के, उनकी रचनाओं के माध्यम से ये हुआ दैट के द इन्फ्लुएंस, प्रभाव ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का, पास्ड इनटू इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहुंचा। बट लेकिन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल, कंडीशंस परिस्थितियां, तो प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से द रिलीजियस, धार्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, वर हेल्ड अप, यानी रुके रहे, टिल द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी तक। तभी तो कहते हैं कि जब आप 16th सेंचुरी को पढ़ते हैं या एलिजाबेथन एज को पढ़ते हैं तब कहते हैं कि ये रेनेसा पीरियड है। तो हालांकि शुरुआत तो इसकी 14th सेंचुरी में ही हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड में जो अच्छे तरीके से फलित हुआ या फैला रेनेसा, वो 16th सेंचुरी में ही फैला। दो यद्यपि द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन स्टार्टेड, तो ये जो आंदोलन हैं दोनों, रेनेसा पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन, स्टार्टेड शुरू हो गए इन द एज ऑफ चौसर, चौसर के युग में। लेकिन दे कुड नॉट गैदर मोमेंटम, दे कुड नॉट गैदर, वो नहीं प्राप्त कर पाए मोमेंटम यानी कि गति, स्पीड, टिल द एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथन युग तक। तो एलिजाबेथन युग जब आता है, क्वीन एलिजाबेथ का जब टाइम पीरियड आता है, तो रेनेसा गति पकड़ता है, मोमेंटम गैदर करता है। फिर है एन इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, यानी एक औद्योगिक इंग्लैंड। द एज ऑफ चौसर, चौसर का युग, ओपनड, प्रारंभ हुआ, ब्राइटली, बड़ी तेजी से, बड़ी चमक के साथ, फॉर द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, औद्योगिक इंग्लैंड के लिए। द मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी भौतिक विकास, ऑफ द वर्किंग क्लास, कामगार वर्ग का, स्टडीली, धीरे धीरे, इंक्रीज्ड, बढ़ता गया। बोथ रिगार्ड टू फूड एंड क्लोथिंग, यानी दोनों ही संबंधों में, चाहे वो भोजन का मामला हो या फिर कपड़ों के मामला हो, भोजन और कपड़ों के मामले में द इंग्लिश लेबरर, इंग्लैंड के जो मजदूर थे, वॉज बेटर ऑफ, यानी वो बेहतर थे, देन, बजाय, हिज फेलोज ऑन द कंटिनेंट, अपने साथियों से कंटिनेंट पर, कंटिनेंट महाद्वीप, और महाद्वीप का मतलब यूरोप, तो यूरोप के बाकी देशों के लेबरर्स की जो कंडीशन थी उससे बेहतर कंडीशन थी इंग्लैंड के लेबरर्स की। इंग्लैंड के मजदूरों की स्थिति बाकी यूरोप के मजदूरों से बेहतर थी। और इसमें हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन है आप, सच वर द मेन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज, सच वर मतलब इस प्रकार थी, द मेन, मुख्य, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक, टेंडेंसीज, प्रवृत्तियाँ, ऑफ द टाइम, उस समय की, इन विच, जिसमें कि चौसर, वाइक्लिफ एंड लैंगलैंड ये लिव्ड, रहते थे, एंड रोट और लिखा करते थे। चौसर्स वर्ल्ड, चौसर की दुनिया, वॉज मेडिवल यानी मध्यकालीन थी, बट लेकिन, बीनीथ इट, इसके नीचे, ले, निहित था या छिपा हुआ था, द मॉडर्न एज, आधुनिक युग, द एज ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का युग, एंड रिफॉर्मेशन और धर्म सुधार का युग। तो इसमें आप इसको चाहें तो थोड़ा और एलेबोरेट करके लिख सकते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे राइज ऑफ ह्यूमनिज्म में आप और पॉइंट्स दिखा सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से जो मध्यकाल था उसमें धर्म ही सब कुछ था, डेस्टिनी ही सब कुछ था, ईश्वर ही सब कुछ था, थियोसेंट्रिक सोसाइटी थी, यानी कि
जहाँ थियोस का मतलब ईश्वर होता है, सेंट्रिक जो केंद्र हो, तो जहाँ पावर का केंद्र था, पावर का जो सेंटर था वो चर्च था, धर्म था, भाग्य था, ईश्वर था। लेकिन इस युग में, चौसर के युग में एक नई शुरुआत हुई और मनुष्य की शक्तियों में भी विश्वास किया जाने लगा कि मनुष्य भी अपने आप में पावरफुल है। तो ये चीज़ें और आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। या फिर जैसे चर्च को जो चैलेंज दिया गया, इससे ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, चैलेंज टू द कैथोलिक चर्च, इसको भी आप इलेबोरेट कर सकते हैं। फिर इससे ऊपर जो हमारा हेडिंग है करप्शन इन द चर्च, इसको भी आप इलेबोरेट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से जो जनता थी वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, अनपढ़ होते हैं। उस वक्त ज़्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे थे, जो किसान लोग थे, गरीब लोग थे, जो मजदूर वर्ग था, वो सब बिना पढ़े लिखे लोग थे। और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको धर्म के आधार पर डराना आसान होता है, उनका शोषण करना आसान होता है, और यही चर्च करता था। जो धार्मिक पदाधिकारी होते हैं, चाहे कहीं के भी हों, किसी भी धर्म के हों, ये इसमें जो बात हो रही है वो तो सिर्फ इंग्लैंड की उस वक्त की बात हो रही है। आप खुद भी महसूस करते होंगे, हम लोग क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर यहीं देखे जाते हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, या फिर बांग्लादेश में, तो हम सभी एक ही जगह के रहने वाले हैं। हम अपने यहाँ भी ये महसूस करते हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको धर्म के आधार पर डराना आसान है। तो इन गरीब लोगों को, इन बिना पढ़े लिखे लोगों को आज भी लोग डराते हैं। और उस वक्त तो कहने ही क्या, यानी जो बात हो रही है यहाँ 14th सेंचुरी की बात हो रही है, एज ऑफ चौसर, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही बिना पढ़े लिखे लोग थे और इस बात का फ़ायदा उठाते थे धर्माधिकारी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये करप्शन ऑफ द चर्च, इसको आप बहुत इलेबोरेट करके लिख सकते हैं और काफ़ी बड़ा लिख सकते हैं, अगर आपके पास लिखने का वक्त हो एग्ज़ाम में। मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।